नमस्कार, आप सभी का भारत फर्स्ट के इस विशेष प्रोग्राम कानून की बात में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आनंद झा और कानून की बात के इस अंक में यूएपीए का शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर प्रभाव को गहराई से समझेंगे तथा उसका विश्लेषण करेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे बीच बेहद ही खास अतिथि जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री पीके मल्होत्रा सर, जो पूर्व सचिव रह चुके हैं कानून और न्याय मंत्रालय में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री विक्रम हेगड़े, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं श्री पीयूष सिंह, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने पिंजरा तोड़ ग्रुप के देवांगा कलीता और नताशा नरवाल के अलावा जामिया के स्टूडेंट इकबाल तन्हा को यूएपीए केस में जमानत दी है। तीनों के खिलाफ पिछले साल पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगे के सिलसिले में गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाए यूएपीए कानून के तहत केस दर्ज किया था। चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं मल्होत्रा सर। आपसे समझेंगे यूएपीए के बारे में क्या मानसिकता रही होगी सरकार की इस एक्ट को अमल में लाने के लिए, और वो कौन सी गतिविधियां हैं जिनके तहत ये आतंकवाद को निर्धारित करते हैं। आनंद, मेरा ऐसा मानना है कि इससे पहले कि हम दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में जिक्र करें, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 क्यों पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, ये हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। 1960 के दशक में जो टेररिस्ट एक्टिविटी विभिन्न भागों में वर्ल्ड के स्टार्ट हुई, उसको लेकर के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक बहुत बड़ा कंसर्न था। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करके ये डिसीजन लिया कि टेररिस्ट एक्टिविटी को डील करने के लिए स्टेट एंटिटीज जो हैं वो अपने अपने कानून बना सकती हैं। उसका आधार ये रहा। लेकिन जब आप कानून बनाते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका कानून जो है, जो आपके देश का संविधान है, उसके अनुसार हो। इस कानून में बहुत सारी बातें ऐसी डाली गई जो नॉर्मल क्रिमिनल लॉ के बियॉन्ड जा रही थी, और उसके लिए यह देखना जरूरी था कि ना तो आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी दे रहा है उसका वायलेशन हो, आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रहा है उसका हनन हो, और ना ही राइट टू लाइफ जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है उसका हनन हो। और अगर जो कानून बनाया जाता है तो जो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन संविधान के अंदर लगाई जा सकती है, इसमें जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएं वो उस पैरामीटर पर खड़ी उतरें। इसको देखते हुए अनलॉफुल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए ये कानून जो है वो पार्लियामेंट ने 1967 में पास किया। लेकिन इस कानून में समय समय पर संशोधन भी हुए। 2004 में, 2008 में और 2019 में इसमें मुख्य संशोधन किए गए। जितनी एक्टिविटी इसमें डाली गई, मोर पर्टिकुलरली हम टेररिस्ट एक्टिविटी की बात कर रहे हैं और अनलॉफुल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो ये अनलॉफुल एक्टिविटी और टेररिस्ट एक्टिविटी उन चीजों को क्वालिफाई करती हैं जो सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को रिलेट करती हैं। एक बात और मैं अपफ्रंट क्लियर कर देना चाहूंगा कि कोई भी कानून जब बनाया जाता है वो इंटरप्रिटेशन के लिए और संवैधानिक वैधता को जानने के लिए कोर्ट के पास आता है। वो कोर्ट उसकी जब संवैधानिक वैधता को एग्जामिन करती है तो अलग अलग लेजिस्लेशन के लिए अलग अलग इंटरप्रिटेशन के रूल लगाए जाते हैं। जहां तक क्रिमिनल लॉ का सवाल है, क्रिमिनल लॉ में हमेशा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है, जबकि अगर एक सोशल लेजिस्लेशन है, वेलफेयर लेजिस्लेशन है, उसमें एक लिबरल इंटरप्रिटेशन देकर के बहुत सारी चीजें जो उसमें कवर नहीं है उसको भी कवर किया जा सकता है। जब हम टेररिस्ट एक्टिविटी की बात करते हैं या अनलॉफुल एक्टिविटी की बात करते हैं, तो वो अनलॉफुल एक्टिविटी और वो टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो जो इस कानून में पैरामीटर दिए गए हैं, जब तक उसमें फॉल नहीं करेगा कोई भी कोर्ट उसको अपहोल्ड नहीं करेगी। जब ये इसीलिए जब ये कानून बनाया गया और इसमें क्योंकि बहुत सारे डेविएशन किए गए, जिसमें 2019 के अमेंडमेंट के हिसाब से एक इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट के डिक्लेयर किया जा सकता है और उसकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट बाय एन ऑर्डर सीज कर सकती है। दूसरा,
जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं उनको एम्पावर किया गया है, वो इसके अंदर जो है ऑर्डर पास कर सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो है, जो डेविएशन इस कानून में किया गया है, क्रिमिनल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है कि यू आर इनोसेंट अनलेस यू आर प्रूव्ड गिल्टी, लेकिन इस कानून में द मोमेंट ए चार्जशीट इज फाइल्ड यू आर गिल्टी, और अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना वो इंडिविजुअल के ऊपर है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है इस कानून का वो बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, कानून तो अच्छी नीयत से बनाया गया कि जो लोग टेररिस्ट एक्टिविटी में और अनलॉफुल एक्टिविटीज पे डील करते हैं, जो आपके डिफेंस ऑफ इंडिया से या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से या सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री से डील करते हैं, केवल उन्हीं लोगों को इसमें बुक किया जाएगा। लेकिन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी इन देयर zeal एंड enthusiasm टू एनफोर्स दिस लॉ, जो एक नॉर्मल क्रिमिनल एक्टिविटी है, उनके लिए भी इस कानून का प्रयोग कर रही हैं। तो मैं कहता हूं कि जब तक कानून जिस मंशा से बनाया गया है, जब तक आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसको तो हम प्रयोग मानेंगे, लेकिन अगर उसके बियॉन्ड जाके लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी उसको यूज करते हैं तो वो कानून का दुरुपयोग माना जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें उनके ऊपर सेक्शन 15, 17 और 18 के चार्ज लगाए गए, और दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 15, 17 और 18 की व्याख्या करते हुए ये पाया कि उसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो शायद इस कानून में कंप्लाई विद नहीं होते हैं, और इसलिए प्राइमा फेसाई ये बेल ग्रांट करने के लिए केस बनता है। हालांकि बेल ग्रांट करने के लिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा, जब सरकार अपील में गई सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने इस बात के बारे में कहा कि ये काम अभी नहीं था, क्योंकि इस समय सिर्फ बेल एप्लीकेशन कंसीडर हो रही थी। तो मैं समझता हूं कि बेल एप्लीकेशन को कंसीडर करने के लिए ही हाई कोर्ट को ये सारे तथ्य एग्जामिन करने पड़े। हालांकि इन तथ्यों के ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी कि प्राइमा फेसाई बेल के लिए केस बनता है कि नहीं बनता, वो देखने की आवश्यकता थी। लेकिन ये कहना कि दिल्ली हाई कोर्ट बियॉन्ड इट्स पैरामीटर गई है या उसने इतनी रीजनिंग क्यों दी, मैं समझता हूं ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, व्याख्या आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए भी इसका संज्ञान लिया क्योंकि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के बहुत सारे प्रावधान जो अमेंडमेंट के द्वारा बाद में लाए गए, बहुत सारी पीआईएल्स में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग हैं, ऑलरेडी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जा चुकी है। तो मैं समझता हूं उन सबको सुप्रीम कोर्ट एक साथ संज्ञान लेकर के, जब भी वो डिसीजन लेगी, एक साथ संज्ञान लेकर के उसके ऊपर अपना निर्णय देगी। हाँ, जहां तक एक्ट का सवाल है, मेरा अब भी यह मानना है एक्ट का दुरुपयोग परमिसिबल नहीं है, जो कुछ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी कर रही हैं, लेकिन जहां तक इसका सदुपयोग किया जाता है देश की डिफेंस के लिए, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर उसका प्रयोग केवल इसलिए जाता है कि कोई गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट अपना डिसेंट एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये कानून का दुरुपयोग होगा। जी जी, विक्रम सर, आपने इस विषय पर विस्तार से लिखा है। ये कॉमन प्रिंसिपल है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, लेकिन यूएपीए के संदर्भ में इसका बिल्कुल विपरीत देखने को मिलता है। जैसे कि पीके मल्होत्रा सर भी बेल का व्याख्या कर रहे थे, आपसे इस बारे में और डिटेल में समझेंगे, जानेंगे ऐसा क्यों होता है। अभी अगर बेल का उद्देश्य देखा जाए, जो दंड प्रक्रिया संहिता में जो दिया गया है, वहां बस ये देखा जाता है कि जब केस चल रहा हो तो कोई जो भी आरोपी हो वो भाग ना जाए, वो ट्रायल के दौरान वो अवेलेबल रहे, और वो कोई साक्ष्यों को धमकी ना दे, कोई मिटाए ना कोई साक्ष्यों को। बस ऐसे ही कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको देख के बेल दिया जाता है। तो जो नॉर्मल तरीके का जो जो कानून में नॉर्मल बेल जो होता है, ये बहुत ही संक्षिप्त होता है बेल ऑर्डर्स। अगर आप देखें तो जो आरोप लगाए गए हैं उसमें ज्यादा जाते नहीं। ये जो सिवियरिटी ऑफ ऑफेंस है, ये बस इसलिए देखा जाता है कि देखने के लिए कि इस व्यक्ति क्या, अगर ऐसे आरोप लगे हैं तो क्या ये व्यक्ति जो आरोपी है वो अवेलेबल रहेगा कि नहीं, बस ये देखने के लिए ही देखा जाता है। और सिवियरिटी ऑफ ऑफेंस उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है बेल देने के। पर कुछ स्पेशल कानून है जिसमें बेल का जो स्टैंडर्ड है उसको बदला गया है।
जैसे कि मादक वस्तुओं का जो कानून है एनडीपीएस, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, उसमें ऐसा होता है कि देखा जाता है कि क्या इस व्यक्ति निर्दोष होने का कोई उचित कारण हो सकता है। अगर वैसे कारण मिले या न्यायालय को वैसे कारण समझ में आए, तभी उस व्यक्ति को बेल दिया जाएगा। जी। वैसे ही कुछ और कानून है, जैसे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, जो जी। बाकी स्टेट्स में भी अप्लाई किया गया है, वैसे ही कानून जो अप्लाई किए गए हैं। जी। पर यूएपीए में जो है, इससे भी ज्यादा एक स्टैंडर्ड है कि अगर जो प्रोसिक्यूशन का जो नरेशन है, प्रोसिक्यूशन ने जो अंतिम रिपोर्ट अन्वेषण के बाद जो दिया गया है, अगर उसमें प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि कोई एलिगेशन है इसमें, तब बेल नहीं हो सकता। अगर 43D देखा जाए यूएपीए का, तो इसमें ये जरूरी है कि इतना गहरा जाके प्राइमा फेसी केस देख के तभी बेल दिया जाए। तभी इसी कारण से ये इतना मुश्किल है बेल मिलना यूएपीए के आरोप में। जी। पीयूष सर, आपसे समझेंगे कि क्या हमारे देश में यूएपीए जैसे एक्ट की जरूरत है? क्यों इसे हम ड्रैकोनियन लॉ के अंदर नहीं कंसिडर करें? साथ ही आपसे ये भी जानेंगे कि आईपीसी के जैसे अनेक एक्ट, क्या वो पर्याप्त नहीं है आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए? देखिए आनंद, इसमें हमें समझना पड़ेगा कि यूएपीए का एस्टेब्लिशमेंट, जैसे मल्होत्रा साहब ने बताया कि 1967 में यूएपीए आया और उसके बाद कई इसमें संशोधन हुए, कई अमेंडमेंट हुए। जो इन दोनों बेल एप्लीकेशन या हाईकोर्ट के जजमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो आसिफ इकबाल तन्हा का केस है और नताशा नरवाल का, इन दोनों केसेस के अंदर जो मेन प्रावधान है टेररिस्ट एक्टिविटीज, जो मेन सेक्शन 15, 16, 17, 18 लाए गए, प्लस उनमें जो अमेंडमेंट लाई गई, वो 2008 में लाई गई। और 2008 में आपको याद हो जब मुंबई में हमला हुआ था, जो आतंकवादी मुंबई हमला था, उसके बाद ये 31 दिसंबर 2008 को ये अमेंडमेंट आई यूएपीए के अंदर, जो सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट थी। तो ये कहना कि इस कानून की जरूरत है या नहीं है, मैं कहूंगा कि फिलहाल ये सवाल से ज्यादा जरूरी ये होगा कि क्या इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, कोई भी कानून हो, चाहे पोटा हो, टाडा हो या यूएपी हो, जिस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो या टेररिस्ट एक्टिविटी हो या देश की इंटेग्रिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उस समय पे जो पार्लियामेंट को या जो हमारे न्यायपालिका को लगे, उस हिसाब से वो कानून बनता है या इंटरप्रेट किया जाता है। तो अगर आप मुझसे पूछे तो यूएपीए के अंदर कोई नई चीज नहीं है। यूएपीए दो इंपॉर्टेंट चीजों को डिफाइन करता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज को और टेररिस्ट एक्ट्स को। और अनलॉफुल एक्टिविटीज के बाद उसके अंदर अनलॉफुल असेंबलीज भी हैं यूएपीए के अंदर। तो अगर सरकार चाहे तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल असेंबली भी डिक्लेयर कर सकती है, अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर सकती है। सो कानून में कोई गड़बड़ नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है आनंद, कि जब उस कानून का दुरुपयोग होता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा, और या उससे विक्टिमाइज किया जाता है या टारगेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर लोगों को। तो यूएपीए के अंदर आप देखें तो अगर एक्ट को पढ़ा जाए तो एक्ट के अंदर बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, ये 3-4 चीजें हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेररिस्ट फंडिंग के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट प्रावधान है। उसके बाद यूएपीए का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 43 सब क्लॉज डी, जिसके अंदर ये भी सारा शोर मचा कि बेल क्यों दे दी गई। तो सेक्शन 43D के अंदर जो बेल देने की प्रक्रिया है उसके ऊपर थोड़े रिस्ट्रिक्शन है, दैट उसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। तो बेल दे सकती है कोर्ट अगर देना चाहे तो, बट उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। और जो फॉरेन फंडिंग आ रही है, टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर यूएपी में जब 2008 में अमेंडमेंट आई, तो जो हम कहते हैं कि बिना एफआईआर के, बिना ट्रायल के आप डिटेन नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते, तो यूएपी के अंदर डिटेंशन की परमिशन भी आ गई थी 2008 में। तो यूएपीए के अंदर जो विटनेसेस हैं उनको प्रोटेक्टेड विटनेसेस का दर्जा दिया जाता है। जो ट्रायल चलता है वो स्पेशल कोर्ट के तहत चलता है। तो आप अगर मेरे से पूछे तो ये यूएपीए कानून बहुत अच्छा है, या कोई भी कानून हो, कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो ड्रैकोनियन हो सकती है। सो जैसे इस केस के अंदर हम बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो संज्ञान लिया, और मैं कहूँगा काफी कड़े शब्दों में कहा, क्योंकि सबसे बड़ी आलोचना ये हो रही है कई सेगमेंट से कि दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट, एक बेल जजमेंट 100 पेजों का नहीं हो सकता। बट मैं कहूंगा कि आप उस 100 पेज के जजमेंट को जब आप पढ़ेंगे, जब आसिफ इकबाल ताना के जजमेंट को पढ़ें या नताशा नरवाल के जजमेंट को पढ़ें, आप देखेंगे उसमें हाई कोर्ट ने क्या क्या डील किया है।
हाई कोर्ट कहता है कि ये 19,000 पेज की चार्जशीट जमा करी है दिल्ली पुलिस ने। जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपीयर हो रहे हैं, उन्होंने जो रिप्लाई फाइल किया है या उनकी तरफ से कहना 750 विटनेसेस एग्जामिन होने हैं। कोर्ट ने सिर्फ ये सवाल पूछा कि आपने इन दोनों स्टूडेंट्स को साल, सवा साल, 1.5 साल से कस्टडी में रखा हुआ है, आपकी केस में चार्जशीट फाइल हो गई है, अब कौन सा स्पेशल केस बनता है उनको बेल ना देने का। और इस केस के अंदर इसलिए हाई कोर्ट ने यूएपीए कानून के अंदर, क्योंकि अगर सेक्शन 43 के हिसाब से बेल दी जाए, क्योंकि सेशन कोर्ट ने ये कहते हुए बेल रिजेक्ट कर दी कि जब प्रोसिक्यूशन या सैंक्शन केंद्रीय सरकार दे देती है तो ट्रायल कोर्ट को, ये सेशन को जो स्पेशल कोर्ट बनती है, वो अपना इसके अंदर जो रीजनिंग लगाने की जरूरत नहीं है बेल देते, क्योंकि उसने डिसाइड प्रमा फसाई जो पहली नजर का बात किया हेगड़े साहब ने कि प्रमा फसाई व्यू, स्पेशल कोर्ट ने कहा कि हमें प्रमा फसाई व्यू की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सैंक्शन आ चुका है, तो प्रमा फसाई व्यू बन गया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल गलत है। एक कोर्ट को एक रीजन ऑर्डर और अपना माइंड, एप्लीकेबिलिटी ऑफ माइंड बहुत जरूरी है इन तरह के केसेस में लगाने के लिए। और ये मैं कहूंगा 100 पेजों का जजमेंट, इसमें बेल के रूल को, नॉर्मल रूल को भी डिस्कस किया गया है, यूएपीए को टाटा के साथ डिस्कस किया गया, कोटा के साथ डिस्कस किया गया है, एनडीपीएस के साथ कंपेयर किया गया। और मैं कहूंगा ये एकेडमिक डिस्कशन है, इसके अंदर कहीं ये नहीं कहा गया कि यूएपीए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं ये नहीं कहा गया कोई प्रावधान या कोई धारा यूएपी की अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या गैर संवैधानिक है। इसमें सिर्फ ये कहा गया उनको एग्जामिन करते हुए कि बेल के लिए केस अच्छा केस क्यों है। सर इसी में फॉलोइंग एक क्वेश्चन आप ही से पूछना चाहूंगा कि सर ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का सवाल था क्या, और अगर था तो बेल एप्लीकेशन पे कमेंट्री करने की जगह इन्होंने यूएपीए पे कमेंट्री कर दिया, ऐसा लोगों का मानना है। इस पे आपकी क्या राय होगी? देखिए आनंद, जब एक कोर्ट के सामने आर्गुमेंट होता है, आप ये देखेंगे इनमें से नताशा नरवाल जजमेंट में मार्च 2021 में रिटर्न सबमिशन फाइल किए गए थे स्टेट की तरफ से, सरकार की तरफ से, और अब हम बैठे हैं जून में, ये ऑर्डर आता है जून में, 15 जून को ऑर्डर आता है, 4 महीने बाद। और आप मानिए कि जब, और ये जो इम्प्यून्ड ऑर्डर है वो जनवरी 2021 का है स्पेशल कोर्ट का, आप मानिए जनवरी से मार्च तक कितनी तारीख लगी होंगी, कितनी डेट हुई होंगी, कितने रिटर्न सबमिशन फाइल किए गए होंगे, कितनी ऑब्जेक्शन फाइल की होंगी सरकार के द्वारा। मैं कहता हूं कि मैं अपना मुकदमा अगर 10 मिनट में बहस करना चाहूँ अपने क्लाइंट के लिए, और दूसरी तरफ से अगर कमेंट्री और डॉक्यूमेंट्री आ रही है, ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, तो हाई कोर्ट क्या बिना उन ऑब्जेक्शन को डील किए, क्या बिना कानून को देखे, क्या बिना उस कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को देखे बेल दे सकता है? जी। और मैं कहूंगा अगर दे भी सकता है, और अगर हाई कोर्ट ने एक एकेडमिक डिस्कशन किया है जो बहुत जरूरी है। देखिए ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, मैं कहूंगा कि एक तरह से देखा जाए, आपको एक, आप जेल में कौन था यहाँ पे 2008 की जो मैंने आपको बात की, यूएपीए क्यों आया, अजमल कसाब जो था उसको ट्रायल यूएपीए के अंदर हुआ 2008 में जो अमेंडमेंट आया। क्या ये दोनों स्टूडेंट अजमल कसाब हैं? क्या हम इनका ट्रायल एक टेररिस्ट की तरह करना चाहते हैं? इनकी जो बेल थी, मैं आपको बताऊं आनंद, इनकी जो धाराएं थी, अगर आप जजमेंट पढ़े, कोई भी नॉर्मल आदमी जजमेंट पढ़ेगा, तो नताशा नरवाल जो स्टूडेंट है उसको पहले 2 अलग एफआईआर में अरेस्ट किया गया। जब उसकी एफआईआर नंबर मैं आपको बताऊं तो पहले एफआईआर नंबर 48 में अरेस्ट किया गया, उसमें उनकी 23 मई 2020 को बेल हो जाती है। जिस दिन बेल होती है उसी दिन उनको दूसरी एफआईआर में अरेस्ट कर लिया जाता है, जो एफआईआर नंबर 50 वो 2020 है, उसमें कुछ महीने बाद बेल होती है तो तीसरी एफआईआर में अरेस्ट कर लिया जाता है। ये जो तीसरी एफआईआर है 59 ऑफ 2020, उसके अंदर आप यूएपीए लगाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्या है ना, इसके अंदर इन तीनों एफआईआर में, तीनों में यूएपीए लगा ही नहीं था, ये कानून लगा ही नहीं था, नॉर्मल धाराएं लगी थी, बाद में 302 क्योंकि दंगे हुए थे वो सारी धाराएं ऐड कर दी। और जो 59 ऑफ 2020 जो एफआईआर जिसमें यूएपीए ऐड किया गया, जब कोर्ट ने 2 बार बेल दे दी नताशा नरवाल को, तब उनको तीसरी एफआईआर में अरेस्ट कर लिया गया और कहा गया कि बहुत संज्ञान है, इन्होंने साजिश रची। मैं कहूंगा कि मान लीजिए एक सेकंड के लिए मान लिया जाए कि ये स्टूडेंट सही में टेररिस्ट है, या मान लिया जाए इन्होंने घिनौना अपराध किया है, कोई साजिश रची है भारत के खिलाफ, लेकिन कब तक और किस सबूत के तहत? हाई कोर्ट ने कहा कि आपके चार्जशीट 19,000 पेज की है, हमें दिखाओ कहाँ पे इनके खिलाफ आपके पास प्रूफ है। एक जगह भी इनकी वीडियो सीडीआर रिपोर्ट की, कॉल डिटेल रिपोर्ट की साइड वहां पे जहाँ पे वायलेंस हुआ वहां पे थे या नहीं थे, पुलिस ने कुछ नहीं लगाया। सीडीआर रिपोर्ट नहीं थी कि इनका जो फरवरी में दंगे हुए उनका रिपोर्ट दिखाने के लिए, कोई वीडियो डिटेल नहीं लगाया, कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज नहीं था, सिर्फ प्रोटेक्टेड विटनेसेस के स्टेटमेंट थे। उसके बाद भी कोर्ट ने कहा आपने साल भर से ज्यादा कस्टडी ले लिया इनका। सो आपका बात कहना ठीक है कि क्या ये जजमेंट 100 पेज का होना जरूरी था या नहीं था? मेरा मानना है कि जजमेंट 100 पेज का होता, 10 पेज का होता या 1000 पेज का होता, जरूरी हमें ये देखना है कि क्या इस केस के अंदर
जो कोर्ट ने एकेडमिक डिस्कशन की, क्या उससे किसी का भला होता है, या देश के एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का या जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का भला होता है या नुकसान होता है? मैं कहूंगा कि जब तक हाई कोर्ट ने अपने पावर को ट्रांसग्रेस ना करते हुए कोर्ट, अगर हाई कोर्ट के पास देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर भी है, हाई कोर्ट इस बेल एप्लीकेशन के अंदर ही इस कानून को गैर संवैधानिक भी कर सकती थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकती थी। हाई कोर्ट के लिए जरूरी नहीं है कि रिट पिटीशन फाइल हो, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर हाई कोर्ट बेल एप्लीकेशन में बेल दे रही है, और ये अपील थी बेल के तहत वो दे रही है, तो वो जजमेंट 100 पेज का है या उसमें एकेडमिक डिस्कशन है, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल इमटेरियल रह जाता है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यूएपीए के अंदर यहाँ पे प्राइमा फेसी केस बिल्कुल ही नहीं बनता। मल्होत्रा सर, आपसे समझेंगे कि डिसेंट, राइट टू प्रोटेस्ट और एंटी नेशनल एक्टिविटीज की जो बीच की रेखा है वो हर दिन घटती नजर आती है, इसके क्या प्रमुख कारण है सर? आनंद, पहले इससे पहले कि मैं इस प्रश्न का जवाब दूं, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं जो विक्रम जी ने भी कहा और पीयूष जी ने भी कहा कि विक्रम जी ने पहले बताया कि जो बेल के प्रोविजन जो उन्होंने डिस्कस किए वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं, क्योंकि यूएपीए में एक अलग प्रावधान किया गया, जैसा उन्होंने जिक्र किया सेक्शन 45D का प्रावधान है, इसलिए कोर्ट को थोड़ा रिलक्टेंस होनी चाहिए इन ग्रांटिंग द बेल अगर एजेंसी द्वारा प्राइमा फेसी केस प्रूव हो जाता है तो, ये क्योंकि ये कानूनी प्रावधान है जो पार्लियामेंट ने बनाया, इसलिए शायद बेल देना उतना आसान नहीं होता। इसीलिए पीयूष जी ने जो एक्सप्लेनेशन दी कि 100 पेज का जजमेंट क्यों है, हाई कोर्ट ने कहीं भी किसी भी प्रावधान को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया है, उन्होंने केवल प्रावधानों का इंटरप्रिटेशन देते हुए ये कहा है कि प्राइमा फेसी केस बनता ही नहीं है इसलिए हम बेल दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरी बात ये भी संज्ञान लेने की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उसमें उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं की है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि इट विल नॉट बी कोटेड एज प्रेसिडेंट अंटिल वी टेक ए डिसीजन ऑन दिस अंटिल रिप्लाई इज फाइल्ड बाय द अदर साइड। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाई कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया है, उन्होंने यही कहा है कि क्या ये सब लिखने की जरूरत थी। अब वो जरूरत थी या नहीं थी उसकी एक्सप्लेनेशन जो पीयूष जी अभी दे रहे हैं, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि शायद क्योंकि यूएपीए में स्पेशल प्रावधान थे इसलिए बेल ग्रांट करते हुए हाई कोर्ट को शायद अपने जो डिसीजन था उसमें ये सब रीजनिंग देना आवश्यक हो गया। अगर वो रीजनिंग नहीं देते तो शायद ये कहा जाता कि नॉर्मल बेल प्रोविजन में और यूएपीए के बेल प्रोविजन में क्या डिफरेंस रह गया, कल को ये भी आर्ग्यूमेंट आता। तो उस आर्ग्यूमेंट को मीट आउट करने के लिए शायद ये डिसीजन देना बहुत जरूरी था। दूसरी बात आपने कही यूएपीए के बारे में कि क्या इस तरह के कानून की आवश्यकता है, मेरा ऐसा मानना है हाँ, हमारे देश में जिस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही हैं उसको देखते हुए मैं समझता हूं इस तरह के कानून की आवश्यकता है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, जब इस कानून की व्याख्या होगी, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगी, तो वो ये जरूर देखेगी कि 1967 में जब ये कानून बनाया गया तो उस समय क्या सरकमस्टांसेस थे। अगर वो सरकमस्टांसेस थे और जो इस कानून के अंदर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं या नॉर्मल क्रिमिनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस से जो डेविएशन किया गया है, क्या वो डेविएशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों के हिसाब से है या नहीं है। अगर ये दोनों चीजें प्रूव हो जाती हैं तो मैं समझता हूं इसकी कंटिन्यूटी में कोई बुराई नहीं है। मैं पीयूष जी के इस बात से भी सहमत हूं, मैं इस बात को पहले भी कई और प्लेटफॉर्म पे भी कह चुका हूं। सवाल कानून का नहीं है, आज सवाल यह है कि सरकार जो भी आती है सत्ता में, जब वो इस तरह के कानून की बात करती है तो वो कहते हैं ये कानून आवश्यक है, जब वो अपोजिशन में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि इस तरह के कानून की आवश्यकता नहीं है। और जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हैं वो सरकार के आदेशों का पालन करते हुए या उसके इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो इस तरह के कानूनों का उपयोग करती हैं। जैसा कि अभी पीयूष ने भी एग्जांपल दिया कि इस पर्टिकुलर केस में जब हाई कोर्ट ने कानून की व्याख्या भी की, व्याख्या करते हुए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने ये देखा कि जो फैक्ट्स उनके सामने प्रस्तुत किए गए, क्या कानून की परिभाषा उन फैक्ट्स के तथ्यों के आधार पर उचित ठहरती है कि नहीं ठहरती। क्योंकि वो उचित नहीं ठहरती थी इसलिए उन्होंने बेल ग्रांट की। तो मेरा ऐसा मानना है कि कई बारी हमारी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी in their zeal and enthusiasm to enforce the law, they go beyond the provision of law, and that is why the court has to intervene and struck down such action. So जहां तक कानून का सवाल है, मैं समझता हूं कानून की आवश्यकता है, लेकिन हमें रोकना क्या है, कानून का दुरुपयोग रोकना है। और अगर दुरुपयोग रोकना है तो उसके लिए मैं समझता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को या एक
प्रॉपर गाइडलाइन इशू करनी चाहिए, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई गाइडलाइन इशू नहीं करती है तो कोर्ट्स को अपनी जजमेंट देते हुए इस तरह की गाइडलाइन इशू करनी चाहिए जिसमें यह कहा जाए कि इस तरह के कानूनों का प्रयोग किन किन सर्कमस्टांसिस में किया जा सकता है। अगर इस तरह की गाइडलाइंस हो जाएंगी तो मैं समझता हूं शायद लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लिए भी थोड़ी क्लैरिटी आएगी, और शायद इस तरह का दुरुपयोग जो होता है उसको हम कम कर पाएंगे। जी विक्रम सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन एक प्रेसिडेंट की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा। अभी मल्होत्रा सर बता रहे थे कि जो बेल दिया गया और जो बेल को डिस्कस किया गया उसमें बहुत सारी रीजन दी गई, और जैसे पीयूष सर भी मेंशन कर रहे थे ये चीज कि 100 पेज का जजमेंट हो या 10 पेज का, उसकी आवश्यकता थी। तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि ये प्रेसिडेंट की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा, और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है, इसकी ये कितना ज्यादा संवैधानिक है ये बात? अगर दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को देखा जाए, जो ऑर्डर्स, तीनों ऑर्डर्स जो है उनको देखा जाए, तो ये लंबाई और व्याख्या के अलावा एक दो और रीत से भी ये असामान्य है। मतलब अगर ये देखा जाए तो इनके अंत्य में जो साक्ष्य है इस केस के, उसको भी जोड़ा गया है, उसको भी एनेक्शर बना के लगाया गया है। जो मैसेजेस है जिनको बताया जाता है कि इनसे यही मैसेजेस है जिसके वजह से ये आतंकवादी गतिविधि नजर आते हैं, उसको भी वहां लगाया गया है। और उसका कारण ये है, और वो आवश्यक इसलिए बना कि जैसे यूएपीए के अंडर ये देखना भी होता है कि क्या जो मटेरियल न्यायालय के सामने लगाया गया है, क्या उससे आतंकवादी गतिविधि नजर आते हैं कि नहीं। तो ऐसे कुछ कारण हैं जिस की वजह से ये जो ऑर्डर है ये बहुत ही असामान्य नजर आता है। इसको देखते हुए और इसको नजर में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो ऑर्डर्स है ये पूर्वाधिकार नहीं बनेंगे और केसेस में। पर वैसे ही ये भी कहा कि जिन आरोपियों को जमानत पे छोड़ा गया है इस ऑर्डर के वजह से, उन पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, कि उनको वापस सरेंडर करने का जरूरत नहीं है वो स्टे ऑर्डर से। लेकिन ये अक्सर देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ये बात कह देती है कि ये प्रेसिडेंट की तरह नहीं होगा, और ये सिर्फ इस केस के नहीं, कई बार ऐसा हमें देखने मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है संज्ञान लेते हुए कि ये प्रेसिडेंट की तरह नहीं होगा। इसका क्या कारण है सर? सुप्रीम कोर्ट का वैसे अधिकार होता है आर्टिकल 142 के अंडर कि किसी भी ऑर्डर को वो इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस, कोई असाधारण ऑर्डर पास करे या कानून से आगे बढ़ते हुए कोई ऑर्डर पास करे जस्टिस के लिए, और ये पावर बस सुप्रीम कोर्ट के पास ही है और ना कि हाई कोर्ट के पास। पर इस ऑर्डर में ये किया गया है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऐसे नॉन प्रेसिडेंशियल बनाया गया है। और तो मैं ये कहूंगा कि एक तरफ से ये समझना चाहिए कि उन हाईकोर्ट जजेस को प्रमोशन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट कि उनको उनके ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तरह माना जा रहा है। जी पीयूष सर, हमने पिछले कई सालों में ये देखा है कि यूएपीए के केसेस विद्यार्थियों पे बहुत ज्यादा लगते रहे हैं। इसके पर प्रमुख कारण क्या है सर? आनंद, विद्यार्थियों के ऊपर लगने का कारण मेरा मानना ये है कि ऐसा तो नहीं है कि कोरोना वायरस की तरह विद्यार्थी भी म्यूटेट हो गए इंडिया के, कि आजकल वो आतंकवादी बन गए हैं। सिर्फ ये कारण रहा है कि सदियों से, ना कि मैं कहूँगा हिंदुस्तान में हर देश की सरकार विद्यार्थियों के प्रोटेस्ट से डरती रही है। आप थ्रू आउट हिस्ट्री देख लीजिए, चाइना के अंदर 1989 में तियानमेन स्क्वायर का प्रोटेस्ट हुआ था, जिसको थ्रू आउट वर्ल्ड में सबसे बड़ा डिसेंट को क्रश करने के लिए, आवाज को दबाने के लिए माना जाता है। तो चाइना ने स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को, तियानमेन स्क्वायर पे जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने टैंकों से घेर के उन सारे स्टूडेंट्स को, और वो मात्र 1000 से ज्यादा बच्चों की डेथ हुई थी उस टाइम, और टैंक्स लाए गए और पूरे स्क्वायर पे जो आर्मी टैंक से उनको कुचला गया। तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट, मैं कहूंगा कि स्टूडेंट्स पे यूएपीए लग रहा है, सही है गलत है, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं ये कहना गलत होगा। बट मेरा कहना है कि
एक जो विद्यार्थी होता है, जो आपने पूछा कि विद्यार्थियों को क्यों लग रहा है, विद्यार्थी, आप भी विद्यार्थी हैं और देखा जाए तो हम सब विद्यार्थी हैं, एक तरह से कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। और जो एक ऊर्जा या जो एक सोच विद्यार्थी में होती है, सोच से ज्यादा मैं कहूँगा ऊर्जा जो होती है विद्यार्थी में करने की, अपनी सोच रखने की, अपनी बात कहने की, उससे कई बार सरकार या सरकारें, कोई भी सरकार घबरा जाती है। अब उस कंटेक्स्ट में एक बहुत हॉलीवुड की बहुत खूबसूरत मूवी थी सेंट ऑफ अ वुमन। उसमें एल पेचिनो गार्जियन बन के जाते हैं स्टूडेंट के, एक स्कूल के अंदर, जब उस स्टूडेंट को रस्टिकेट किया जा रहा होता है, तो अल पचिनो स्टूडेंट के लिए कहते हैं कि आप इसको बिना किसी कारण के रस्टिकेट कर रहे हो। और अल पचिनो आर्मी से रिटायर्ड होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने आर्मी में देखा है कि हाथ पैर कट जाते हैं तो आदमी फिर भी लकड़ी का सहारा लेकर चल सकता है, बट उसमें इंग्लिश में कहते हैं देयर इज नो प्रोस्थेटिक फॉर एन एम्प्यूटेटेड सोल। उसका मतलब है कि अगर आपने बच्चे की आत्मा को मार दिया तो उसके लिए कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसा बैसाखी नहीं है जो वो लेके वो चल सके। तो सरकार, वही मैं कहूंगा। लेकिन सबसे खुशी की बात क्या है आनंद, मैंने इस जजमेंट को या इस केस को पूरी डिटेल में पहले फॉलो नहीं किया, बट जब ये जजमेंट आया तो मैंने पूरा दोनों जजमेंट डिटेल में पढ़े, क्योंकि जब अखबार में मैंने फोटो दोनों लड़कियों की देखी, नताशा नरवाल और जो उनके साथ लड़कियां थी, दोनों की फोटो देखी और जो उनके चेहरे पे मैंने रौनक देखी और डर नहीं देखा। आनंद, मैं एक छोटी चीज कहना चाहूंगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी को मैं बिलीव नहीं करता। जब अर्नब गोस्वामी एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया एक हफ्ते के लिए, तो हरीश साल्वे साहब सुप्रीम कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट में जब क्रॉस फायर हुआ चलते करके, एक हफ्ते में बेल करा दी गई। जेल से बाहर निकलने के बाद अर्नब गोस्वामी जी के मुंह से शब्द नहीं निकले, सिर्फ जब स्टूडियो में घुसे आंसू निकल रहे थे। मैं आपको क्या कहना, एक हफ्ते में आदमी इतना टूट जाता है जेल के जाने के। ये दोनों लड़कियां साल भर से ऊपर रह के आई हैं और एक लड़की के पिता की मृत्यु हुई है, और फिर भी साल भर जेल में काटना। और कोविड के टाइम पे हम सब अपने घर में बंद हैं, हम जानते हैं जेल क्या होता है, क्योंकि अब घर में से बाहर नहीं निकल सकते। साल भर बाद भी अगर ये दो स्टूडेंट्स के अंदर मैं कहूँगा ऊर्जा है, सही हो गलत हो, ये टेररिस्ट हैं, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर ये टेररिस्ट हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने मेरे ख्याल से 1 साल सजा काट ली है और सजा मिलनी चाहिए। वो ना आप डिसाइड कर सकते हैं, ना मैं डिसाइड कर सकता, कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन जो इनके चेहरों पे ऊर्जा और जो खुशी देख के मैं ये कह सकता हूँ कि भारत का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपने कहा विद्यार्थी जो हैं, और उस डिसेंट को क्रश करना मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल है। जी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में यूएपीए के तहत गिरफ्तार हुए लोगों में से मात्र 2% कन्विक्ट हुए हैं। विक्रम सर, ये बेहद ही कम कन्विक्शन रेट है। अभी जैसे पीयूष सर कह रहे थे कि अर्नब गोस्वामी जब जेल गए तो 7 दिनों में उनको बेल मिल गई। यहाँ पे विद्यार्थी साल भर जेल में रह जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये जो ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है सर? जो कम कन्विक्शन रेट है, इसका 2 मतलब हो सकते हैं और दोनों ही बहुत बुरे हैं। एक तो ये हो सकता है कि अगर 2% कन्विक्ट हो रहे हैं तो 98% आतंकवादी फ्री जा रहे हैं और उनको कोई सजा नहीं हो रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि 98% निर्दोष जो है वो अनावश्यक ऐसे प्रोसिक्यूट हो रहे हैं और ऐसे उनको तंग किया जा रहा है। इसके लिए और जो ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट जो बेल प्रोविजंस है, इसको नजर में रखते हुए और जो प्रोसेस चलता है ऐसे मैटर्स में, उसको भी नजर में रखते हुए मैं तो बस यही सुझाव देना चाहूंगा कि जो टेररिज्म के रिलेटेड या यूएपीए के अंडर जो मैटर्स है उसको फास्ट ट्रैक पे डील किया जाए। वैसे अभी स्पेशल कोर्ट में ही चलते हैं और उसमें भी कोई फास्ट ट्रैक का कोई तरीका निकाला जाए। जी, मल्होत्रा सर, आपसे जानेंगे क्या हो आगे की राय और इस चर्चा का समापन करेंगे। देखिए, स्टूडेंट पावर से बड़ी पावर मैं समझता हूँ किसी भी देश के अंदर कोई नहीं हो सकती, जैसा पीयूष जी ने कहा। और देश का भविष्य क्या होगा ये स्टूडेंट पावर के हाथ में होता है। लेकिन जब तक वो स्टूडेंट पावर जो है अपनी शक्ति का प्रयोग एक देश को राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए कर रही है और अपने मौलिक अधिकार का यूज केवल डिसेंट एक्सप्रेस करने के लिए कर रही है, तो मैं समझता हूं ये देश के लिए एक कोई भविष्य का निशान है। जहां तक यूएपीए की बात है, इसमें ऑफ कोर्स क्योंकि ये डिसेंट को बहुत कम अलाउ करता है, इतना वाइडली वर्डेड है,
तो इसका कोर्ट्स के द्वारा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होना बहुत जरूरी है, इसमें लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें सरकार को बहुत सारी क्योंकि डिस्क्रिशन मिलती है और उस डिस्क्रिशन का भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। और इसके एक जो और बात है, इसमें जो एक पावर दिया गया कि 180 डेज तक बिना चार्जशीट फाइल किए उनको डिटेन किया जा सकता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है वो बहुत सोच समझ के होना चाहिए, क्योंकि इवन कोर्ट भी उसमें इंटरफियर नहीं करती है। तो इसका प्रयोग जब तक होगा हमें कोई समस्या नहीं आती है। जब तक इसका दुरुपयोग होता रहेगा, जो केस अभी दिल्ली हाईकोर्ट में हमारे सामने आया जिसमें बेल ग्रांट हुई, इस तरह के केसेस भविष्य में भी आते रहेंगे। तो समय आ गया है सरकार द्वारा या कोर्ट द्वारा इसके लिए गाइडलाइंस को ले डाउन किया जाए और उन गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। कानून होना चाहिए, कानून का दुरुपयोग हर हाल में रोकना चाहिए, और उसको रोकने के लिए मैं समझता हूं हमारी जनता को आज भी जुडिशरी के ऊपर पूरा फेथ है। और जब सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगी, जैसा कि उन्होंने कहा है कि इस पर्टिकुलर जजमेंट को एट प्रेसिडेंट कोर्ट नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ एक इंटरिम ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इस पे अभी फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आना है। इसकी वैलिडिटी, यूएपीए की वैलिडिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले ही कुछ पीआईएल्स पेंडिंग हैं। जब ये जजमेंट हमारे सामने आएगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, वही देश का भविष्य जो है वो निर्धारण करेगा कि जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका किसी तरह से हनन ना हो, और एट द सेम टाइम सरकार को अपने फंक्शन डिस्चार्ज करने में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, और जो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वो लगाना चाहती है वो सही मानने में ही एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगी और अधिकारों का हनन नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए। हमारे दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे भारत फर्स्ट का विशेष प्रोग्राम कानून की बात। बहुत बहुत धन्यवाद।